हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहाँ पे आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज़ योर इंग्लिश एजुकेटर पलक रखियानी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर नंबर 5 इको एंड नार्सिसिस के क्वेश्चन आंसर्स की। इस पूरे चैप्टर को हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझ लिया है, यानी चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो आ चुका है। सो डोंट वरी, अगर कुछ मिस भी हो गया हो, डिस्क्रिप्शन में जो है पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, तो आप सभी वीडियोस को सीक्वेंशियली देख सकते हैं। देख के आओ वीडियो फटाफट से, क्योंकि आपकी बुक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर ब्रीफली है, कॉम्पोजिशन है, उसे भी हम कवर करेंगे, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिल्कुल एंड तक बने रहना सेशन के, ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाए। लेट्स बिगिन विद इट। एंड ऑफकोर्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भाई क्लास 9th के लिए आप इंग्लिश के लिए एक छोटू सी नोटबुक बना के रखो, नॉट वेरी थिक कि भाई मैथ्स में जो बड़े बड़े रजिस्टर बनाते हैं, नॉट नीडेड। छोटी सी नोटबुक, वाई? बिकॉज एन एग्जाम टाइम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप अभी ही आंसर नोट कर लोगे ना, तो एट द एंड आपको बस फटाफट से उन्हें देखना होगा, है कि नहीं? तो चलो भाई, आ जाओ, अपनी बुक्स खोल लो, पैनोरामा पार्ट 1, एंड फॉर योर कन्वीनियंस मैंने पेज नंबर भी दिया यहाँ। सो कम ऑन टू पेज नंबर 39, जहाँ पे लेसन जब पढ़ रहे होगे तो बॉक्सेस में कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो पलक मैम ने जो है आपके लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सभी को हम कवर करेंगे। सो वहाँ बॉक्स में होगा ये क्वेश्चन, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है भाई? स्टेटमेंट पढ़ो अकॉर्डिंग टू द लेसन, अगर वो स्टेटमेंट सही है तो लिखो ट्रू, गलत है तो लिखो फॉल्स। तो इसके लिए लेसन तो अच्छे से पढ़ना होगा। चलो, नंबर 1, नार्सिसस वॉज वेरी यंग एंड हैंडसम। हमारी कहानी के जो हीरो हैं नार्सिसस, वो बहुत ही जवान है और एकदम हैंडसम है, डैशिंग लुकिंग है। तो बिल्कुल सही बात है, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। नंबर 2, नार्सिसस वेंट फिशिंग। नार्सिसस जो है फिशिंग करने गए थे। तो अच्छे से याद करो, फिशिंग नहीं, वो हंटिंग करने को गए थे, शिकार करने को गए थे। तो दिस इज फॉल्स, ये बात जो है गलत है। नंबर 3, इको हैड डिटेन्ड गॉडेस हीरा। इको ने जो है गॉडेस हीरा को डिटेन करा था, यानी उनको जो है रोक के रख दिया था, उनके काम से जो है परेशान कर दिया था। वो ढूंढने जा रही थी अपने पतिदेव को, है ना, ज़्यूस को, लेकिन इको ने जो है उन्हें डिटेन करा। सो विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। नंबर 4, हीरा कर्स्ड इको। और इसी बात से गुस्सा होके जो देवी थी हीरा, उन्होंने इको को कर्स किया, यानी श्राप दे दिया। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। नंबर 5, इको डिड नॉट वांट टू स्पीक टू नार्सिसिस। इको जो है नार्सिसिस से बात नहीं करना चाहती थी। तो ये बिल्कुल फॉल्स, यार वो मर रही थी बात करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था नार्सिसिस बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। तो वो उनसे शी काइंड ऑफ लव्ड हिम, देखते ही उसको जो है बहुत ज़्यादा प्रेम भरी फीलिंग्स आने लगी एंड वो उनसे बात करना चाहती थी। सो दीज आर दी आंसर्स। आई होप सभी को क्लियर होंगे। चलिए आगे आ जाते हैं, पेज नंबर 39 पे ही ये कुछ एक्टिविटी है। अच्छा, वन मोर थिंग, मैं हमेशा कहती हूँ, स्टूडेंट्स पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इंग्लिश। तो जब मैं बताती हूँ तो उसे ध्यान से सुना करो। अभी बता रही हूँ कि कोई भी मैं तुम्हें क्वेश्चन कराती हूँ ना, डोंट टेक इट कि पलक मैम ने तो थाली सजा के दे दी है, बस उसमें से खाना खा लेते हैं। थोड़ी मेहनत खुद करोगे ना तो इम्प्रूवमेंट आएगा। अभी वीडियो क्यों बनाए? दिस इज नॉट कि आई टेल यू द आंसर्स एंड यू विल जस्ट नोट देम डाउन। व्हाट यू हैव टू डू, योर ड्यूटी इज कि तुम पेंसिल लेके रखो, पहले आंसर जो है खुद लिखो। ठीक है, चैप्टर पढ़ा है ना अपन ने, साथ में एक्सप्लेनेशन देखा है। सो डू इट ऑन योर पार्ट, ट्राई करो, पेंसिल से ही लिखो आंसर्स, एंड देन यहाँ पे आके चेक करो। सो यू विल नो कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि तुम इतने सारे स्टूडेंट जो सबकी अलग अलग थिंकिंग कैपेबिलिटी है, फास्ट है, स्लो है। तो खुद से करके देखो, खुद से करो, एंड देन वीडियो तो देख ही रहे हो, है ना, पलक मैम तो है ही, सब बता रही हूँ मैं, गलतियाँ जा करोगे तो। ठीक है, तो ये फिलअप्स हैं, ये भी खुद से करो, एंड देन आके यहाँ पे आंसर चेक करो। नंबर 1, द डैश वॉज सो एम्बेरस्ड एंड अशेम्ड। कौन एम्बेरस और अशेम्ड, शर्म से भर गए थे? तो ये है भाई द निम्फ कहा गया था, क्योंकि इको जो है उनको नार्सिसिस ने धक्का देके कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं रहूंगा। तो इको जो है बहुत ही अपने आप में शर्मनाक फील कर रही थी एंड बहुत ही एम्बेरस फील कर रही थी। तो स्टोरी में एग्जैक्ट लाइन्स याद रखा करो। एग्जैक्ट लाइन्स में द निम्फ लिखा हुआ था। निम्फ ग्रीक में निम्फ किसे कहा जाता है? एक यंग लड़की को, अ यंग गर्ल, है ना, अनमैरिड यंग गर्ल को निम्फ कहा जाता है। चलिए नंबर 2, हर यूथ एंड ब्यूटी डैश अवे। उसकी जवानी, उसकी सुंदरता डैश अवे। तो वर्ड यूज किया गया था विदर्ड अवे, चली गई। क्यों? क्योंकि उसने खुद को जो है एक
बहुत ही काली गुफा में, डार्क गुफा में खुद को बंद कर दिया था उसने, ना खा रही थी ना पी रही थी, तो उसकी जो सुंदरता है वो बिल्कुल ही चली गई, विदर्ड अवे। नंबर 3, नार्सिसस हैड डैश मैनी वुमेन। नार्सिसस हैड स्कॉन्ड मैनी वुमेन। स्कॉन्ड बेसिकली यहाँ पे स्कॉन्ड का मतलब है ज़्यादा दिल दुखाया था या धोखा दिया था बहुत सारी लड़कियों को नार्सिसस ने। नंबर 4, नार्सिसस वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी। याद कीजिए वो हंटिंग करते करते बहुत ज़्यादा थक गया था एंड देन उसे प्यास लगी थी। थर्स्टी यानी क्या होता है, प्यास लगना। ठीक है, नंबर 5 पे आओ। नार्सिसस कुड नॉट टीयर हिमसेल्फ अवे फ्रॉम हिज ओन इमेज। तो आखिरी स्टोरी में, ये थोड़ा लास्ट में पार्ट था जहाँ पे नार्सिसस पानी पीने गए थे पूल में। अब पूल में गया था, क्लियर पूल था, तो उसको अपना चेहरा दिख रहा था एंड उसे ये कर्ज मिला था, तो वो अपना चेहरा देख के ही इतना खुश हो गया कि उसकी जो है ना बिल्कुल ही आंखें ही नहीं हट रही थी अपनी खुद की इमेज से। ओके, सो दीज वर एग्जैक्ट लाइन्स फ्रॉम द लेसन। तो तभी लेसन पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है, सिर्फ समरी पढ़ के मत चले जाया करो, बहुत टाइम है, आराम से जो है लेसन पढ़ो। और मैं हूँ ना। चलो भाई आ जाओ आगे। नाउ बिगिनिंग विद क्वेश्चन आंसर ब्रीफली। सो पेज नंबर 40 पे अगेन एक बॉक्स दिया होगा जहाँ पे ब्रीफली आपको क्वेश्चन को आंसर करना है। नो, ब्रीफली का मतलब ये है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा कहानी नहीं लिखनी, एग्जैक्ट आंसर देना है। ओके, सो इट डिपेंड्स। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में होता तो अपन पूरी स्टोरी लिखते, काफ़ी अच्छा आंसर लिखते, लेकिन सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है ब्रीफली में, तो तुम्हें आंसर देना है। क्वेश्चन 1 है, हु वॉज नार्सिसस। सो एग्जैक्ट आंसर दो। नार्सिसस वॉज द मोस्ट हैंडसम यंग मैन इन ग्रीस। ही वॉज सो फेयर that almost everyone who saw him fell in love with him at that moment। तो ये लाइंस हमने लेसन से ली हैं। अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते हैं आंसर में, जब तुम लेसन से वर्ड लो, ठीक है, तो तभी जो है तुम्हारे टीचर को जो चेक करेगा पता चलेगा कि भाई इसने लेसन अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, नार्सिसस सबसे हैंडसम लड़का था ग्रीस का, और वो इतना फेयर था, इतना ब्राइट था कि जो उसे देख के पहली नज़र में प्यार हो जाता था। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज इको। अब हमारी हीरोइन जो है इको, वो कौन थी। इको, अ निम्फ, वॉज वंस अ ग्रेट चैटरर, बट नाउ अंडर द कर्स ऑफ द गॉडेस हीरा शी कुड ओनली रिपीट द लास्ट फ्यू वर्ड्स स्पोकन टू हर। ये परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इको, अ निम्फ यानी एक यंग लेडी थी, एक यंग लड़की थी। वॉज वंस अ ग्रेट चैटरर, एक समय में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैटरिंग करती थी, यानी कचर कचर करती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा बातचीत करती थी। बट नाउ अंडर द कर्स ऑफ गॉडेस हीरा, लेकिन अब जो है गॉडेस हीरा के श्राप के चलते जो वो सिर्फ सामने वाले के वर्ड्स को दोहरा सकती है, रिपीट कर सकती है, यानी खुद से कुछ नहीं बोल सकती। ठीक है, तो ऐसे हमने दिया है एक्सप्लेनेशन इको का। कम टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड इको डू विद एनी पासर बाय। कोई भी आसपास से गुजरता था तो इको उसके साथ क्या करती थी, बातें ही करती थी, चैटर थी ना। सो इको वॉज रेडी टू टॉक टू एनी पासर बाय ऑन एनी सब्जेक्ट एट एनी टाइम, यानी कोई भी पास से गुजरता था तो उससे किसी भी विषय पे बात कर सकती थी वो, किसी भी टाइम पे। ठीक है, चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज डिटेन्ड बाय इको। तो पीछे ही हमने देखा था द गॉडेस हीरा वॉज डिटेन्ड बाय इको। कमिंग टू क्वेश्चन 5, whom did इको फॉलो। इको ने किसका पीछा किया, इको फॉलोड नार्सिसस। मैंने क्या ब्रीफली वाले आंसर है, बहुत लंबा लंबा तुम्हें नहीं लिखनी कहानी। इको ने किसको फॉलो किया, नार्सिसस को। नंबर 6, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ नार्सिसस व्हेन ही सॉ इको। नार्सिसस ने जब इको को देखा तो उसका रिएक्शन कैसा था, काफ़ी बुरा रिएक्शन था भाई। व्हेन नार्सिसस सॉ इको ही पुश्ड हर अवे एंड रैन अवे saying that he would die before he would have her near him। तो जैसे ही उसने इको को देखा उसको धक्का दिया और भगते हुए ये कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं तुम्हारे आसपास तो बिल्कुल ही नहीं रहूंगा। ओके, चलिए कमिंग टू क्वेश्चन 7, व्हाई डिड इको हाइड हर सेल्फ इन अ डार्क केव। इको ने अपने आप को एक बहुत ही काली गुफा में क्यों छुपा लिया, क्योंकि भाई अब उसने ऐसे धक्का मार के ऐसे शब्द बोले तो ऑफकोर्स है कोई भी जो है नाराज हो जाएगा। सो इको हिड इन अ डार्क केव एज शी वॉज एम्बेरेस्ड एंड अशेम, बहुत ही एम्बेरेस और वो अशेम हो गई थी। क्वेश्चन 8, हु हैड कर्स्ड नार्सिसस। अब नार्सिसस को किसने कर्स करा था, वन ऑफ द वुमेन हु हैड बीन ट्रीटेड ब्रूटली बाय नार्सिसस कर्स्ड हिम। तो ये हमें पता ही था कि नार्सिसस जो है बहुत सारी लड़कियों का दिल दिखाया था, तो उसी में से एक का जो है श्राप उसे लग गया था। ठीक है, सो वन ऑफ द वुमेन हु हैड बीन ट्रीटेड ब्रूटली बाय नार्सिसस कर्स्ड हिम। ब्रूटली क्योंकि ऑलरेडी लेसन में वर्ड यूज किया है, ब्रूटली यानी गंदी तरीके से, ट्रीटेड ब्रूटली। चलो क्वेश्चन 9,
Who did Narcissus fall in love with? Narcissus को किससे प्रेम हो गया? Narcissus fell in love with his own image. ऐसे है ना एक मूवी के डायलॉग, मैं खुद की फेवरेट हूँ, तो यहाँ पे नार्सिसस जो है खुद का फेवरेट बन जाता है. चलिए क्वेश्चन 10. एट लास्ट व्हाट हैपेंड विद नार्सिसस? तो भाई फूल में बदल गए वो. एट लास्ट नार्सिसस बॉडी विदर्ड अवे एंड बिकेम द स्टेम ऑफ अ फ्लावर. यानी उसका बॉडी जो है पूरा बिखर गया और उसका पूरा बॉडी जो है, बॉडी का पार्ट ये स्टेम बन गया. हिज हेड टर्न्ड इनटू अ लवली गोल्ड एंड वाइट ब्लॉसम which still looks into the quiet pools and is called the narcissus. तो आज जो नार्सिसस फूल हम देखते हैं यही माना जाता है कि एक नार्सिसस का बॉडी था इस लड़के का जो कि स्टेम में बदल गया और फेस जो है येलो एंड वाइट ब्लॉसम में बदल गया, गोल्ड एंड वाइट. चलो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1. कहाँ से आया बोलो मैम फिर से? तो नाउ हम आ गए हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे, यानी जहाँ आपको चैप्टर एंड होता है उसके बाद आता है मेन क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन पे आते हैं. लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो तुम जो है डिटेल में आंसर बिल्कुल दे सकते हो. हु वॉज नार्सिसस? व्हाट वॉज स्पेशल अबाउट हिम? नार्सिसस कौन था, उसके लिए उसकी खास बात क्या थी? नार्सिसस वॉज अ हैंडसम यंग मैन ऑफ ग्रीस. स्पेशल अबाउट हिम वॉज दैट नॉट मेनी मेन or even gods were as handsome and as young as Narcissus. Almost everyone who saw the boy fell in love with him at that moment. Same kind of ही आंसर है, बस आपको थोड़ा सा वर्ड चेंज करके बताने हैं. चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. Who was Eco? Who cursed him and why? What was the curse? तो इको कौन था, किसने उसे कर्स किया एंड क्यों? तो इको जो है, इको वॉज अ निम्फ हु कर्स्ड हर होगा. ठीक है, Eco was a nymph. She had once been a great chatterer. तो Eco was a nymph यानी she was a young girl जो कि एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा चैटरिंग करती थी, यानी बहुत ही ज़्यादा बोलती थी. She was ready to talk to any passerby on any subject at any time, and on several occasions she had detained goddess Hera with hours of casual talk, just as Hera was on the point of stumbling upon Zeus with one of his illicit loves. Eventually Hera grew so angry that she put a curse on Eco. तो ये कहानी ऑलरेडी देख चुके हैं. Eco जो इतनी बात करती थी कि एक दिन जो है देवी हीरा अपने जो है हस्बैंड ज़्यूइस को ढूंढने जा रही थी, कि पकड़ने जा रही थी कि अभी भी जो है ना कहीं अपने इलिसिट लव के साथ होगा. ठीक है, यानी किसी अप्सरा के साथ होगा, तो वो उसे पकड़ने जा रही थी. और इसी बीच जो है जो हमारी इको है उसने बहुत ज़्यादा कैजुअल टॉक्स में, फालतू की बातचीत में उन्हें फंसा दिया. तो हीरा को गुस्सा आया और उन्होंने जो है उसे श्राप दे दिया. और श्राप क्या था? द कर्स वॉज दैट इको कुड से नथिंग बट द लास्ट फ्यू वर्ड्स दैट शी हर्ड. तो इको और कुछ खुद से नहीं बोल सकती थी, सिर्फ सामने वाले के आखिरी शब्दों को रिपीट कर सकती थी. और तुम्हें पता होगा कि इंग्लिश में जो आज हम वर्ड इको यूज़ करते हैं उसका मतलब क्या होता है? गूंज. गूंज यानी वर्ड्स रिपीट करना. चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. वाई डिड इको फॉलो नार्सिसस? वाई वॉज शी ईगर टू टॉक टू हिम? इको ने नार्सिसस को क्यों फॉलो किया? वाई वॉज शी ईगर, वो क्यों बेताब थी उससे बात करने के लिए? इको फॉलोड नार्सिसस थ्रू द ट्रीज बिकॉज शी लॉन्ग्ड टू गो क्लोजर टू हिम टू गेज अपॉन द ब्यूटी ऑफ हिज फेस. She was eager to talk to him as she felt drawn to him and could not take her eyes off his captivating face. So एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर किसी भी क्वेश्चन में तुमको 2 या 3 क्वेश्चन दिए हों, सो डोंट फॉरगेट कि आपको हर पार्ट को आंसर देना है. ठीक है, बिकॉज ईच पार्ट कंटेन्स मार्क्स. तो जैसे कोशिश ये क्या करो, पहला क्वेश्चन है उसको एक पैराग्राफ में आंसर किया, इफ़ यू आर गिविंग द नेक्स्ट पार्ट तो पैराग्राफ चेंज कर दो, ताकि जो है जो आपकी कॉपी चेक करे तो उसको भी क्लियर हो कि भाई इसने सभी पार्ट्स के जो है आंसर दिए हैं. तो पहले पार्ट में क्या है, इको ने क्यों फॉलो किया? बिकॉज वो उसके पास जाना चाहती थी, है ना, और उसके फेस की जो ब्यूटी है उसे देखना चाहती थी. वो बेताब इसलिए थी बिकॉज शी काइंड ऑफ फेल्ट ड्रॉन टू हिम, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नार्सिसस वाज वेरी हैंडसम एंड स्मार्ट, है ना, एंड वो अपनी जो है आंखें उसके फेस से हटा ही नहीं पा रही थी. तो ये है एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 3. कम टू क्वेश्चन नंबर 4. डिस्क्राइब what happened during the meeting of Eco and Narcissus. Eco and Narcissus की मीटिंग के दौरान क्या हुआ था? No sooner did Narcissus see Eco than he got satisfied with having solved the mystery of the voice. So he roughly pushed her away and ran shouting that he would die before he would have her near him. तो इसका हमने देखो आंसर शुरुआत कैसे की है, कुछ आइडियाज़ देते जाया करो.
नो सूनर डिड नार्सिसस सी इको, यानी जैसे ही वो, तुमको कहानी तो याद होगी कि नार्सिसस बोल रहा था तो इको रिपीट कर रही थी बुश ट्रीज के पीछे से। तो जैसे ही नार्सिसस ने देखा कि इको आ गई सामने, अच्छा चलो कोई उसका मजाक नहीं उड़ा रहा है, और उसको लगा हाँ भाई ठीक है कि ये वॉइस की मिस्ट्री क्या थी मैंने देख ली। अब जो है उसको अपना काम हो गया, तो उसने जो है बहुत ही बुरी तरीके से उसको बस ऐसे धक्का दिया और भग गया वहाँ से, कि मतलब बोलते हैं ना किसी से जैसे घिन आती है, बस धक्का दे के गया, कह के गया कि मैं जो है मर जाऊँगा लेकिन तुम्हारे आसपास कभी नहीं रहूँगा। तो इसी टाइप की जो है मीटिंग हुई थी उनकी। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5, Why was the nymph embarrassed and ashamed? What was the result of it? Nymph यानी हमारी जो इको थी वो embarrassed क्यों थी, ashamed क्यों थी, और इसके बाद जब वो embarrassed और ashamed हो गई तो what happened later, यानी result क्या हुआ, नतीजा क्या निकला। The nymph feared that Narcissus would laugh at her silly speech. As she was roughly pushed away by Narcissus, she felt embarrassed and ashamed. She hid in a dark cave and never came to air and sunlight again. तो पहले ही यार इको को वैसे ही डर लग रहा था कि यार मेरी इतनी अजीब सी स्पीच हो चुकी है, मैं रिपीट कर रही हूँ वर्ड्स, तो मैं सामने जाऊँगी तो कैसा होगा। और भाई जब वो बेचारी सामने गई तो उसने इतनी बुरी तरीके से उसको धक्का देके उसकी जो है बेइज्जती कर दी, तो अब उसको जो है और एम्बैरेस फील होने लगा और शर्म आने लगी। तो उसने क्या किया, अपने आप को एक बंद गुफा में जो है वो चली गई और कभी बाहर नहीं आई, कभी उसने ताज़ी हवा नहीं खाई, कभी जो है सनलाइट में वो नहीं आई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, Who prayed to gods against Narcissus? What did she pray? Was it granted? किसने जो है, अब नार्सिसस को भी श्राप तो मिला था, पता ही है कर्स मिला था, तो ये श्राप उसको किसने दिया और ये श्राप क्या था और क्या ये श्राप जो है ग्रांट हो चुका था। Narcissus had treated brutally with many women. He played with many hearts, and at last one of those women who had scorned prayed to the gods that Narcissus would someday find himself scorned by one he loved. The prayer was heard and granted. तो जो बहुत सारी लड़कियों के साथ तो उसने करा ही था, बुरा, दिल दुखाए थे, दिल तोड़े थे सबके, तो उनमें से एक वुमेन की जो है प्रेयर लग गई थी। उसने ये बोला था गॉड से कि एक दिन ऐसा होगा नार्सिसस जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसी से जो है उसे बहुत बड़ा धोखा मिलेगा, स्कॉर्न मिलेगा, तब उसका काइंड ऑफ आखिरी दिन होगा। और वो प्रेयर सुन ली गई थी भगवान द्वारा एंड इट वॉज ग्रांटेड। एंड आखिर में वही हुआ, नार्सिसस जो है पूल में खुद की ही शक्ल को देख के इतना प्यार करने लगा एंड वहीं जो है उसकी बॉडी खत्म हो गई, है ना, और वो एक फ्लावर में बदल गया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपेंड टू नार्सिसस व्हेन ही वेंट टू द पूल टू क्वेंच हिज थर्स्ट? नार्सिसस को क्या हुआ जब वो पूल के पास गया था अपनी प्यास बुझाने के लिए। थर्स्ट होता है प्यास, क्वेंच यानी बुझाना, टू क्वेंच हिज थर्स्ट। टायर्ड एंड थर्स्टी फ्रॉम हंटिंग, नार्सिसस went himself down beside a still clear pool to drink. As he leaned over the shining surface, he saw the reflection of the most beautiful face. तो ये कहानी तो हम देख ही चुके हैं, शिकार से वो बहुत ही थक गया था, प्यासा हो गया था, तो एक स्टिल क्लियर पूल के पास वो गया। स्टिल यानी बहुत मूवेबल नहीं, ऐसे ही बस बिल्कुल जो है लहरें नहीं चल रही थी और एकदम क्लियर साफ पूल था। और जैसे ही ऐसे आगे लीन यानी ऐसे आगे झुकना, तो जैसे ही झुका वो, तो पता है साफ पूल होता है तो क्लियर सरफेस है, अपनी खुद की परछाई दिखती है, तो ही सॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस। हिज हार्ट ट्रेम्बल एट द साइट एंड ही कुड नॉट टीयर हिमसेल्फ अवे फ्रॉम इट्स ओन इमेज। तो उसका दिल जो है बिल्कुल बहुत ही खुश हो गया था वो, और अपने फेस से जो है वो आंखें नहीं हटा पा रहा था। फॉर अ लॉन्ग टाइम Narcissus remained there beside the pool, never raising his eyes from the surface and from time to time murmuring words of love. At last, his body withered away and became the stem of a flower, and his head the lovely gold and white blossom which still looks into quiet pools and is called the Narcissus. तो भाई वो अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था और खुद ही को जो है प्यार के शब्द जो है मरमर कर रहा था, यानी धीरे धीरे बोले जा रहा था। एंड काफ़ी समय बाद जो है उसकी बॉडी जो है पूरी की पूरी चली गई, उसका ये शरीर एक स्टेम के रूप में बन गया और उसका फेस लवली जो है गोल्ड एंड वाइट कलर का फ्लावर बन गया, जिसका नाम जो है आज भी आप अगर टाइप करके देखोगे ना, नार्सिसस फ्लावर है, बहुत ही सुंदर सा। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। कम टू क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट फीलिंग डू यू हैव व्हेन यू सी योर रिफ्लेक्शन इन अ मिरर? दिस इज योर होमवर्क। ये आपको जो है खुद से आंसर करना है क्वेश्चन बाय, खुद से भी कुछ ट्राई किया करो ताकि जो है तुम्हारी क्रिएटिविटी बाहर निकले। देखो ऐसे खुद से आंसर करोगे ना तो एग्जाम में पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग कुछ भी आएगा, सो यू विल बी एबल टू आंसर इट ऑन योर ओन।
ठीक है। सो व्हाट फीलिंग डू यू हैव, जब आप अपना रिफ्लेक्शन अपनी परछाई मिरर में देखते हो तो कैसा फील करते हो? डिटेल में आंसर बनाओ, खुद से बनाओ पेंसिल से, एंड देन मेरा आंसर चेक करो। तो मेरा आंसर कॉपी पेस्ट नहीं करना है, तुम मोटिवेशन ले सकते हो कि पलक मैम ने किस तरह से आंसर लिखा, अच्छा हम भी ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं, कुछ मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। आई नो यू गाइज आर वेरी क्रिएटिव, सो यूज़ योर क्रिएटिविटी। चलिए यहाँ आंसर देख लेते हैं। When I see my reflection in a mirror, I have different feelings on different occasions. यानी जब भी मैं अपना मिरर में चेहरा देखती हूँ तो अलग अलग फीलिंग है। अब वो ओकेजन टू ओकेजन मैटर करता है। समटाइम्स आई गेट अफ्रेड ऑफ एजिंग एंड ग्रेइंग। कभी कभी मुझे घबराहट होने लगती है कि यार मतलब ये जो अभी जो चेहरे हैं सुंदर से, इसके बाद जो है बाल भी सफ़ेद होंगे, एजिंग होंगी, बहुत ज़्यादा रिंकल्स आएंगे। सो समटाइम्स आई हेट द मिरर, तो इस टाइम्स पे जो है मिरर से नफरत होती है। आई ट्राई टू हाइड माई रियलिटी इन द डिम लाइट, बट इट इज़ टू थिंक दैट आई हेट और लव माई सेल्फ, इट ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स द ट्रूथ। तो जैसा भी हो, मिरर जो है हमेशा आपको सच्चाई बताता है। सुंदर दिख रहे हो, बुरे दिख रहे हो, क्या हो रहा है, इट ऑलवेज टेल्स अस द ट्रूथ। सो समटाइम्स इट रिमूव्स द आइडलनेस ऑफ द मिरर, इट डज नॉट एक्ट फॉल्स। सो मिरर जो है गलत कभी भी नहीं दिखाता है। तो मिरर में कभी देख के खुशी होती है बहुत ज़्यादा, कभी मतलब तैयार हुए तो बहुत खुशी होती है, कभी बुरा सा चेहरा दिखता है। सो डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। तो आप भी अपनी डिफरेंट फीलिंग्स बता सकते हो मिरर में देख के आपको क्या लगती है। ठीक है, बोलो मैम इतना तो कभी सोचा नहीं मिरर में देखते टाइम, लेकिन आप जब देखेंगे तो ज़रूर सोचेंगे। ठीक है, चलिए नाउ यहाँ पे खत्म होता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आप ही की बुक में। उसके बाद आता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन बेसिकली राइटिंग स्किल्स है, डोंट वरी, अलग से बाद में कवर करेंगे, लेकिन बुक का कॉम्पोजिशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको कॉम्पोजिशन दिया है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। पैराग्राफ राइटिंग मैं बताऊँ तुमको, कुछ भी लिखना हो तो हमेशा एक पैराग्राफ लिखने तो आना चाहिए। और वर्ड लिमिट दी रहती है इन अबाउट 80 वर्ड्स, तो कोशिश करो बहुत लंबा नहीं लिखना एंड बहुत छोटा भी नहीं लिखना। अच्छा 80 वर्ड्स में बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है एग्जाम में ना वर्ड गिन रहे होते हैं, 80 हो रहा है नहीं हो रहा है तो एक वर्ड काटते हैं। ऐसा मत करा करो। कैसे पता चलेगा मैम 80 to 100 वर्ड्स कब होंगे? प्रैक्टिस। तुम अगर घर पे प्रैक्टिस करोगे ना डिफरेंट डिफरेंट वर्ड लिमिट की, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितनी लाइंस में तुम्हारा आ रहा है अप्रॉक्स। अब 80 का मतलब ये नहीं तुमने 82 नहीं करना है, आसपास कर सकते हो, लाइक तुम 90 वर्ड्स तक ले जा सकते हो, काइंड ऑफ यू कैन डू दैट थिंग। बट 80 का मतलब ये नहीं है कि तुम 200 वर्ड्स में लिख रहे हो पूरी कहानी। सो वर्ड लिमिट समझो एंड देन पुट इट इन योर पैराग्राफ। सो यहाँ पे तुम्हारा टॉपिक इज ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। टॉपिक हेडिंग का पहले तो मतलब समझो। ओनली स्किन डीप का मतलब जो हम सुंदरता जिसे कहते हैं कि क्या वो सिर्फ जो है आप बाहर एक्सटर्नल अपीयरेंस कह सकते हो कि अगर तुम गोरे हो, अगर तुम काले हो, अगर तुम्हारा चेहरा में ये है वो है अच्छा भरा हुआ चेहरा है। जैसे कोई कहता है ना कि भाई मैम आप तो बहुत ज़्यादा पतले हो, या कोई तो बहुत ज़्यादा मोटा है। तो क्या ब्यूटी सिर्फ वहीं तक है, स्किन तक है, या एक्चुअल ब्यूटी क्या होती है? तो मुझे लगता है कि इस पे ये आज वाली जो जनरेशन है बहुत ही बढ़िया आंसर दे सकते हो इसको समझाते हुए। सो डू राइट द पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स एंड कम ओवर हेयर। यहाँ से जो है आप थोड़े से आइडियाज़ ले सकते हैं। ठीक है, एंड देन मुझे क्या बताएंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपने जो है पैराग्राफ लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, समझ आया पैराग्राफ कैसे लिखना चाहिए? ओके चलिए सो पढ़ते हैं कैसा अपन ने थोड़ा इसको कोट किया है। देयर इज such a thing as beauty that is only skin deep. It is the beauty of appearance, what we call looking good. ठीक है, अच्छा दिखना हम किसे कहते हैं? ब्यूटी। सुंदरता का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक बाहर वाली, सुंदरता की भी कैटेगरीज है। एक होती है ब्यूटी ऑफ अपीयरेंस। अच्छा अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सुंदर दिखता है तो उसकी गलती है। लोग कहते हैं कि सिर्फ सुंदर दिखना, ऐसा नहीं है भाई। हम तो जो है नेचर से पैदा हुए हैं, हम नेचुरली आए हैं भाई। तो किसी ने सोचा तो नहीं था मेरा चेहरा ऐसा होगा। तो जो सुंदर अपीयरेंस में नहीं दिखते उसकी भी गलती नहीं, और जो दिखते हैं उनकी भी गलती नहीं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ब्यूटी ऑफ अपीयरेंस, इसका मतलब है लुकिंग गुड। एक तो ये वाली ब्यूटी हो गई, इट हैज़ लिटिल टू डू विथ, पर इस वाली ब्यूटी में हम पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, समझदारी, उसका अच्छापन, कितना ज्ञान है उसमें, कितना मॉरल है वो, कितने संस्कार हैं, ये तो नहीं पता चलता। एंड दैट इज़ बिकॉज एनीथिंग दैट अप्लाइज टू हाउ थिंग्स लुक is not a reliable guide to many of their other qualities. तो ये सही बात है कि इंसान कैसा दिखता है उससे हम नहीं जज कर पाते ना बाकी सारी चीज़ें। We must be careful here, for the easy way out is to say that there is such a thing as inner beauty to be contrasted with the beauty of appearance. तो beauty of appearance तो एक चीज़ है ही, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कहते हैं inner beauty, कि अंदर से इंसान कैसा सोचता है वो भी तो फ़र्क पड़ता है कि नहीं। बाहर से तो सब वाहवाही है, लेकिन अंदर से मान लो उसके विचार में गुस्से हैं,
या फिर वो जो है किसी का धोखाधड़ी वाला टाइप का मेंटालिटी है, कैसी है, ठीक है। तो इनर ब्यूटी जो है आपको ज़्यादा चीज़ें बता सकती हैं एज कम्पेयर टू द ब्यूटी ऑफ अपीयरेंस। इन माई ओपिनियन आप ऐसे वर्ड्स भी ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, इन माई ओपिनियन यानी मेरी राय में। ब्यूटी शुड नॉट बी स्किन डीप, है ना, ब्यूटी शुड नॉट ओनली बी स्किन डीप। टू स्टार्ट विथ, I believe outer beauty is subjective and so is different for everyone. So there can be no set beauty. ये बिल्कुल सही बात है। outer beauty में यार आप कोई बार थोड़ी ना सेट कर सकते हो एक रूल बुक में कि यही चीज़ जो है ब्यूटीफुल है। कि अगर मैं नॉर्मल अगर इंडियन साइकोलॉजी के हिसाब से बताऊँ, इंडियन मान्यता के हिसाब से बताऊँ, तो इफ़ अ पर्सन इज़ फेयर तो वो ब्यूटी है। मानो नहीं मानो, आज भी सभी ये मानते हैं, है कि नहीं, कि इफ़ अ पर्सन इज़ फेयर तो वो ब्यूटीफुल है। तो ऐसे हम ब्यूटी के जो है लिमिट सेट नहीं कर सकते कि इफ़ अ पर्सन हैज़ अ गुड फिगर सो दैट पर्सन इज़ ब्यूटीफुल, कि मतलब अगर वो पर्सन बहुत ही पतला है या बहुत ही मोटा है तो वो सुंदर नहीं है। तो ऐसे हम कोई भी बार उसमें सेट नहीं कर सकते हैं। However, I also believe beauty is not skin deep, but our real beauty is our individual personality and nature, which also includes our actions. यानी हमारे क्रियाओं से भी बहुत फ़र्क पड़ता है भाई कि हम कितने ब्यूटीफुल हैं, हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, अच्छे विचार हैं, बुरे विचार हैं, बदले के विचार हैं, इन सब चीज़ों पर भी बहुत मैटर करता है। As you get to know someone, the more beautiful they get, as you learn more about them and see them for who they are. तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन हमने लास्ट में कंक्लूड की है। देखो, ब्यूटी आप कैसे बता सकते हो, जैसे जैसे आप किसी को जानोगे। अच्छा, ये भी ब्यूटी नहीं है कि पहली बार में किसी को देखा यार ये तो बहुत ही भला इंसान है, यू नेवर नो आगे जाके क्या हो। तो धीरे धीरे जब आप किसी को जानते हो तो आपकी उसकी और सुंदरताएं और क्वालिटीज़ पता चलती जाती हैं एंड धीरे धीरे आप एक्चुअल में समझ जाओगे कि वो इंसान क्या है। दैट इज़ बेसिकली ब्यूटी इन माई टर्म्स। लेकिन आप अपने हिसाब से ज़रूर इसका आंसर लिखेंगे एंड मुझे ये ज़रूर बताना, अपने थॉट ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि व्हाट डू यू थिंक, इज़ ब्यूटी ओनली स्किन डीप? क्या तुम्हें सही में ये लगता है कि पहले अपीयरेंस में जो हम देखते हैं वही ब्यूटी है, या तुम्हें लगता है नहीं भाई इनर ब्यूटी नाम की भी कोई चीज़ होती है? ठीक है, डू टेल मी योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन, वहीं पे आके अपन बात करेंगे। लेकिन आगे और पैराग्राफ है, आ जाओ। लास्ट कंक्लूडिंग जिसे हम पैराग्राफ कहते हैं, overall in today's society as a whole, I think we do view beauty on a skin deep level too much instead of viewing each other for how we really are, and that is good that we are different and there is no set beauty, but what makes us beautiful is our diversity and ability to be different. तो हमें beautiful सुंदर कौन बताता है? हमारी diversity, जो हमारी विभिन्नता है, and ability to be different, यानी जो इंसान हम अलग अलग है ना एक दूसरे से कहीं ना कहीं, हाँ है तो इंसान ही, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं ना, वही हमें ब्यूटीफुल बनाते हैं, वही हमें सुंदर बनाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स हैं सबके। आज तुम भी देखना, जब तुम ये पैराग्राफ लिखोगे मेरे पैराग्राफ से कितना अलग होगा। सो दैट इज बेसिकली ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ बीइंग एन इंडियन एज वेल, राइट? चलिए, सो विद दिस वी एंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 5, एको एंड नार्सिसिस। आई होप मज़ा आया होगा, वीडियो में चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अच्छा लगता है वीडियो तो यार कमेंट करके जो है हमें भी मोटिवेट करते रहा करो। वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। क्यों? क्योंकि भाई ज्ञान बांटने से ही जो है बढ़ता है। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। थोड़ा आपको मैं अपना बता देती हूँ वेबसाइट और हमारा क्या सीन है। भाई देखो, ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं। हमारे चैनल दोनों मीडियम में मिलेंगे आपको, इंग्लिश भी और हिंदी भी, ठीक है। इन सभी बोर्ड्स में हम पढ़ाते हैं एंड ये जो 9th क्लास का पूरा कोर्स है बेटा बिल्कुल ही फ्री है एंड विद क्वालिटी एजुकेशन भी है। तो कोई भी वीडियो मिस हो या तुमको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक चाहिए कि मैम अरेंज करके दो चैप्टर 1, 2, 3, 4, तो सब किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट करके लिंक दी गई होगी, तो प्लेलिस्ट में तुम्हें चैप्टर 1 से लेके सभी वीडियो सीक्वेंस से अरेंज है ताकि सब वीडियोज़ लाइन से देखो, पढ़ाई जो है अपनी जारी रखो। एंड आई नो सोशल मीडिया पे तो सभी हो यार, तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी हमें ज़रूर फॉलो करो ताकि जो है आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर के ग्रामर सेक्शन को डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।